भारत और नेपाल के मैत्री को और प्रगाढ़ करने के लिए गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा को प्रारंभ करने और सफलतापूर्वक उसके 6ठे संस्करण को भी आगे बढ़ाने के लिए नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उन सुदूर क्षेत्रों में जाकर के जहां पे कोई नहीं गया वहां पहुंच करके अपनी संवेदना के माध्यम से उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के इस पहल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी पदाधिकारियों का, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी और इसके साथ जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों का हृदय से धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। आज एक सुखद संजोग है और सुखद संजोग इस बात को लेकर के है कि जिस यात्रा को 2019 से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन संचालित कर रहा है, हमारे माननीय कृष्ण गोपाल जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा में भी उस प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं यात्रा के दौरान हम सबको देखने को मिलती है। अभी मैं पिछले दिनों हरिद्वार में एक कार्यक्रम में गया था और वह कार्यक्रम वहां पर जो अपने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद जी महाराज की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मुझे जाना हुआ था। उस दौरान मुझे कुछ स्वयंसेवकों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ और जब मैंने वहां पर उन कार्यकर्ताओं को देखा जो कार्यकर्ता बद्रीनाथ धाम की यात्रा में, केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान देश भर से आने वाले श्रद्धालु जनों को वहां पर निःशुल्क बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जिसके कारण हजारों लोगों की जान बचती है। क्योंकि ऊंचाई पे होने के नाते, ऑक्सीजन की कमी होने के नाते बहुत बार उनके सामने संकट आता था। दुर्गम क्षेत्र होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। आज वहां पर आपके मार्गदर्शन में एनएमओ के द्वारा वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और हर जगह हॉस्पिटल बन गए हैं, आईसीयू की सुविधा हो गई है, डॉक्टर्स की उपलब्धता होती है, वॉलेंट्री लोग वहां पर जाकर के दवा, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होकर के सरकार के साथ सहयोग करके उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक सुखद अनुभूति और जिस कार्य के लिए स्वास्थ्य सेवा जाना जाता है उसकी अनुभूति और उस कार्यक्रम को एक प्रकार से लीड करने का कार्य एनएमओ आज कर रहा है। यह एक सुखद अनुभूति हम सबको देख करके होती है। बहन और भाइयों, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हो रही थी और हम लोगों ने पूरी डॉक्यूमेंट्री को भी देखा है, पूरे कार्यक्रम को भी हम लोगों ने बहुत ध्यान लगा करके उनको देख रहे थे, सुन रहे थे और मुझे इस कार्यक्रम के साथ शुरू से ही जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेपाल सीमा से जुड़े हुए जो 7 हमारे जनपद हैं, महाराजगंज जनपद, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी, इनमें यात्रा चल रही थी और इस वर्ष पीलीभीत को भी उसके साथ जोड़ा गया। यानी ये सभी 7 जनपद जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए हैं, इन सभी जनपदों को लेकर के आज ये यात्रा उन क्षेत्रों में जहां पे जनजातीय समाज रहता है,
जहां पे जिनको किसी ने नहीं पूछा वह समाज रहता है, आज उनको वहां पर अपनी सेवा और अपनी संवेदना के माध्यम से, जो एक चिकित्सक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वहां पर आज स्वास्थ्य की सुविधाओं ने उपलब्ध करवा करके एक आत्मीयता का भाव पैदा करके उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो काम हो रहा है, ये वास्तव में यही राष्ट्रभक्ति है और यही आत्मीयता उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ी हुई है। ये जो 7 जनपद है, लगभग 550 किलोमीटर से अधिक की हमारी सीमा नेपाल के साथ जुड़ती है और ये 7 जनपद नेपाल के साथ हमारे लगे हुए हैं। आप याद करिए कि अगर उन सीमावर्ती जनपदों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे धार्मिक संगठनों ने प्रारंभ में ही अपने कार्यक्रम को नहीं खड़ा किया होता, क्या हालात होते हैं, वहां की स्थितियां किस रूप में होती हैं, देखने को मिलती है। मुझे याद है 2007-8 की घटना है। अचानक एक दिन नेपाल के अंदर मुझे समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि एक खूनी संघर्ष में कई लोग मारे गए हैं और कई दिनों से खूनी संघर्ष चल रहा है। तो मैंने उस समय सिद्धार्थनगर में हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी काम करते थे, तो मैंने उनसे फोन किया। मैंने कहा ये नेपाल के अंदर कृष्णानगर जनपद में ये जो खूनी संघर्ष चल रहा है, ये क्या है, थोड़ा मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैंने गोरखपुर से फोन किया था, मैं गोरखपुर में उस समय सांसद था। उन्होंने कहा ये वहां पे संघर्ष जो चल रहा है ये मधेसी और माओवादियों के बीच चल रहा है। तो मैंने कहा मधेसी? उन्होंने कहा ये मधेसी जो भारतीय मूल के लोग वहां पे हैं। और मैंने कहा माओवादी? कहा साहब नेपाल में जो थारू हैं वे माओवाद की तरफ से लड़ रहे हैं। और मैंने कहा ये खूनी संघर्ष में इसमें तो कई लोग मारे गए हैं। कहा हाँ, क्योंकि वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो मुझे याद आया, मैंने कहा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में महाराजगंज में भी कुछ संख्या में, सिद्धार्थनगर में भी, बलरामपुर और श्रावस्ती में तो इनके 46 बस्तियां हैं। बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत एक बड़ी आबादी रहती है। तो मैंने कहा यहां तो बहुत खराब स्थिति होगी। तो मैंने देवीपाटन मंदिर के महंत जी को फोन किया। मैंने कहा वहां पे इस प्रकार की घटना हो रही है और वहां पर माओवादियों की तरफ से ये लोग लड़ रहे हैं, एक बड़ी आबादी इधर भी रहती है, इनकी क्या स्थिति है, इनके बीच में आपको जाके मालूम करना चाहिए और आवश्यकता पड़ती तो बताइए, मैं भी आता हूं। उन्होंने कहा आप आएंगे अच्छा होगा। और वैसे इनसे मैंने संवाद किया है, फिलहाल ठीक है। मैंने कहा फिलहाल से नहीं होगा भाई, अस्थायी रूप से बताइए। उन्होंने कहा आप कार्यक्रम दे दीजिए, हम बनाते हैं। तो मैंने इमिलिया कोडर में, जो सरदेव नानाजी देशमुख की साधना की एक स्थली है, जहां पे उन्होंने थारू जनजाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया है और उनके लिए स्कूल का निर्माण किया है, वहां पर एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ। वह सभी 46 गांवों से, उनकी बस्तियों से लोग आए थे, सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के पहले मैंने इस बात की हिदायत दी थी कि भाई देखो मैं आऊंगा तो उसी समुदाय से जुड़े हुए लोग मंच का संचालन भी करेंगे, वही लोग सारे कार्यक्रम को करेंगे, बाकी लोग पीछे रहना। वहां से नेपाल बॉर्डर मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल की सीमा पड़ती है। तो आज जैसे ही मैं उतरा तो उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पहले मुझे पुष्पांजलि करने के लिए लेके गए। तो
मैंने कहा भी ये तो महाराणा प्रताप की मूर्ति है। तो वहां के थारू समुदाय के लोग मुझे बोले, कहा कि हम महाराणा प्रताप के ही वंशज हैं। तो मैंने कहा महाराणा प्रताप के वंशज हैं, क्या राष्ट्रभक्ति का वह भाव आप लोगों के अंदर है? उन्होंने कहा उसी भाव के साथ तो हम इस सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। तो मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने कहा अच्छा, ये नेपाल के अंदर उस पार कुछ संघर्ष चल रहा है, आपको कुछ पता है? उन्होंने कहा है। जब तक नेपाल में माओवाद नहीं था तब तक हम लोग और उनके बीच में एक रिश्तेदारी थी, नातेदारी थी, आना जाना था, रहन सहन था, खान पान था। लेकिन जब से वहां के लोग माओवाद के साथ जुड़े हैं, हमने उनसे अपना संबंध तोड़ दिया है। मैंने कहा क्यों? वे वो आपकी बिरादरी के हैं और आप, उन्होंने कहा नहीं, बिरादरी नहीं, हमारा जीवन सम्मानजनक ढंग से यहां व्यतीत हो रहा है भारत के अंदर। हमारे लिए देवीपाटन मंदिर में छात्रावास बना है, इमलिया कोडर में छात्रावास बना है, रहने खाने की व्यवस्था है, हमारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा करके सरकारी सेवाओं में स्थान मिल रहा है। तो हम क्यों उन लोगों के चक्कर में पड़े जो किसी भी प्रकार की हिंदू विरोधी और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं? आप आश्चर्य करेंगे, ये बातें उन्होंने कही। मुझे तब बहुत सुकून हुआ। मैंने कहा देखो, हम कुछ भी करते हैं तो रिटर्न में हमें ये मिलता है कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किए। तब एसएसबी वहां नहीं थी, एसएसबी उस समय डिप्लॉय हो रही थी। और आज आप देखते होंगे अब तो वहां कनेक्टिविटी, हम लोगों ने जब उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर 54 ऐसे गांव थे जो गांव बनटांगिया गांव थे, जिन लोगों को वोटिंग राइट नहीं थी, उनको सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, उनमें एक भी मकान पक्का नहीं था, दीवार भी पक्की नहीं थी, तालाब का पानी पीते थे, बिजली नहीं थी, केरोसिन नहीं मिलता था और लकड़ी में जैसे तैसे मजदूरी करके, कंदमूल खा करके वे अपने जीवन को चलाते थे। हम लोग 17 में आए, हम लोगों ने कहा इन सभी को हम राजस्व गांव का दर्जा देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इन सभी गांवों को हम लोगों ने राजस्व गांव का दर्जा दिया। और उस समय जब हमारी सरकार बनी, ग्राम्य विकास के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह बने, तो मैंने कहा भी इन लोगों के लिए एक एक आवास दीजिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, आप किसी भी वन्य गांव में जाएंगे, वहां पे हर एक गरीब के लिए एक एक आवास बना होगा, आंगनबाड़ी बनी होगी, बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल बना होगा, बिजली आई होगी। अगर घनी वन क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंच पा रही होगी तो वहां पर हम लोगों ने सोलर पैनल दे रखे हैं कि वे उससे बिजली जलाएंगे। आज वहां सभी प्रकार के, आज हमने राशन कार्ड बनाए हैं, वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड उनके लिए 100% सिक्योरिटी किया है। और हम लोगों ने भी व्यवस्था बनाई कि इनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बनटांगिया गांव और मुसहर बस्ती को लिया। मुसहर बस्ती मेरा मानना है समाज का सबसे कमजोर तबका था। और इसके बाद हम लोगों ने साथ साथ लिया जितने भी जनजातीय समुदाय थे, नेपाल बॉर्डर पे थारू, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर में चेरो, गोड़ जैसी जातियों को हम लोगों ने, खरवार, इनको उसके साथ जोड़ा। प्रयागराज, चित्रकूट में कोल को जोड़ा। झांसी, ललितपुर में सहरिया को जोड़ा।
बिजनौर में बुक्सा को जोड़ा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम सब इन सभी बस्तियों में सभी लोगों के लिए हम लोगों ने कनेक्टिविटी, बिजली, मकान, सभी प्रकार की सुविधाएं वहां उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने पूरा खजाना खोला और इनको 100% सिचुएट करने के लिए कि इन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से सिचुएट करना है। आज ये कार्यक्रम वहां सफलतापूर्वक केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, आज मैं इस यात्रा के स्वयं सेवकों को और कर्मयोगियों को सम्मानित करने की दृष्टि से हम लोग यहां पर आए हैं। और कल ही मैं बहराइच जा रहा हूं। बहराइच में भरतापुर गांव, उनको जमीन का पट्टा सौंपने, एक एक मकान उपलब्ध करवाने और सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए कल प्रातः 11 बजे मैं बहराइच जिले के उस गांव के पास जा रहा हूं, जहां पे आपने देखा होगा, जब भरतापुर में आपने देखा होगा कोई पक्का मकान नहीं, सब झोपड़ियां हैं, जंगली जानवर है, हाथी का, शेर का, तेंदुआ का, बड़े बड़े अजगर, सांप, एकदम शारदा नदी और सरयू नदी के तट पर बसे हुए गांव कैसी स्थिति में अपना जीवन यापन करते होंगे। हमने अब तय किया है इन सबको वहां से लेकर के हम लोगों ने इन्हें बहराइच में एक ग्राम सभा में बेहतरीन जगह दी है। उनको जमीन, मकान बनाने के लिए उनकी कॉलोनियां वहां बन रही हैं, उनके लिए खेती के लिए जमीन उपलब्ध करवा रहे हैं और सरकार की सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ उनको जोड़ने का काम कल ही मैं स्वयं बहराइच पहुंच करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे ही लखीमपुर, पीलीभीत, रामपुर और साथ साथ बिजनौर में 1971 में जो हिंदू विस्थापित होकर के आए थे पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो आए थे, उनको आज भी लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में नमो शूद्र के रूप में पहचानते हैं। कोई पुरसाहल नहीं था, जैसे तैसे लोग गुजर बसर कर रहे थे। हमारी सरकार ने इन सब के लिए भी अस्थाई पट्टा, मकान की व्यवस्था कर दी है और बहुत शीघ्र अप्रैल में मैं स्वयं वहां जाकर के उन बस्तियों में सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये बातें किस बात का प्रदर्शन करती है? ये दिखाती हैं कि अगर हम एकजुट होकर के किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, एक स्वर में आगे बढ़ते हैं, परिणाम हमारे सामने आता है। आप याद करिए, ये नमो शूद्र बांग्लादेश के अंदर किस निर्ममता के साथ जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और भारत के अंदर उन्हें सम्मानजनक जीवन के साथ पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें नागरिकता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अब उन्हें मकान के और जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। ये आत्मीयता का भाव, जो प्राणी नामार्ति नाशनम का जो भाव है, मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में क्यों श्रेष्ठ कीर्ति माना गया है ईश्वर का? इसीलिए माना गया है क्योंकि हो सकता है अन्य जीव अपनी संवेदना को व्यक्त न कर सकता हो, और अगर संवेदना को व्यक्त भी कर दे तो वह सेवा के बारे में अपनी वाणी को सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। और मनुष्य में ये गुण है, ये क्षमता भी है, ईश्वर ने उसको ये क्षमता भी दी है, ये गुण भी है, वह सेवा भी कर सकता और अपनी संवेदना को दिखा भी सकता, उसका प्रदर्शन भी करके अन्य लोगों को उसके लिए प्रेरित भी कर सकता है। और ये स्वास्थ्य सेवा की जो यात्रा है, ये उसी भाव के साथ जोड़ने का काम कर रही है। उन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति व्यापक जागरूकता, ये केवल वहां पे शिविर नहीं लगाते, ये वहां पर स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस का भी एक बड़ा कार्यक्रम चलाते। याद रखना, उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। उन क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव है। हम लोग देखते हैं उन क्षेत्रों में कि कभी कभी
जैसे कोई बीमार हुआ, डॉक्टर कहता हॉस्पिटल में रहना, वो कहते हैं साहब हॉस्पिटल में न रहें, मैं घर जाके मुझे दवा दे दीजिए, मैं घर रहूंगे। मैं क्यों घर जाना चाहते हैं? वो कहते हैं मेरी बकरी को या मेरी गाय को कौन घास डालेगी। यानी उसको अपनी चिंता नहीं है, उसे बकरी की चिंता है, उसे अपने गाय की चिंता है, और वो ये कह करके वहां से दवा लेकर के चलती है। अगर हम उसको ये बोलें कि आप यहां अपना उपचार कराइए, परिवार के अन्य सदस्यों को या पड़ोसियों को तब तक ये जिम्मेदारी दे दो, एक सहयोग के भाव के साथ, हो सकता है स्वस्थ हो जाए। तमाम उन क्षेत्रों में त्वचा जनित बीमारियां देखने को मिलती हैं, अगर समय पे उनके उपचार की दिशा में या उसके प्रति सावधानी के लिए हम उनको प्रेरित कर सकेंगे, इस त्वचा संबंधी बीमारियों से उनको बचाया जा सकता है। तमाम जल जनित बीमारियों के कारण जो चीजें वहां बीमारियां फैलती हैं, असमय मौतें होती हैं, और उन क्षेत्रों में मैंने तो बलरामपुर जिले में श्रावस्ती में और बहराइच में वह भी समय देखा है जब बीमारी से मौत को अज्ञात बीमारी दिखा दी जाती थी। और आज एनएमओ वहां जाकर के स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस के साथ साथ स्वास्थ्य के मेले भी लगा रही है, दवा भी उपलब्ध करवा रही है, और आज बीमारी के बारे में साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस है, एनीमिया है, या फिर कौन सी बीमारी है, इसके बारे में जानकारी देकर के उसके उपचार के लिए भी उचित तरीका उन्हें उपलब्ध करवा रही है, हॉस्पिटल्स तक उनको लाने के लिए मदद कर रही है। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है, और इस प्रयास के लिए आपके द्वारा जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को व्यवस्थित किया गया, एक छोटी सी 19 में बहुत छोटी मात्रा में था, उस समय 6 जनपदों में 27,000 पेशेंट देखे गए, और 2026 में आए तो ये 7 जनपदों में 2,66,000 की संख्या मरीजों की इस दौरान आप पूरा किए हैं। यानी यात्रा की लोकप्रियता, इसकी विराटता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हमारी पहुंच इतने लोगों तक हुई है, उन लोगों के लिए यादगार बनती है, हमारे चिकित्सकों के मन में एक संवेदना जगाने का माध्यम बनता है कि हां, ये भी मेरी ड्यूटी का पार्ट है। मेरी डिग्री मेरे टैलेंट का तो परिणाम है ही, मेरे परिश्रम का परिणाम तो है ही, लेकिन सरकार जो सहयोग करती है, वह सहयोग सरकार के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, वह सहयोग इन्हीं जनता जनार्दन के सहयोग से जो सरकार के पास आता है, वही सहयोग उनके लिए उस टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती है। और इसलिए मेरी जिम्मेदारी उसके प्रति ज्यादा बनती है जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है। उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और सचमुच यही राष्ट्रभक्ति है। याद करना, राष्ट्रभक्ति केवल नारों से नहीं आती है, राष्ट्रभक्ति हमारे कर्तव्यों के प्रति हमारा समर्पण, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रभक्ति केवल नारों से नहीं, जिस भी फील्ड में हम कार्य कर रहे हैं, अगर अपने कर्तव्यों के प्रति हमारा समर्पण है, तो वह समर्पण ही हमारी राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करने का माध्यम बनता है। याद करना, एक छात्र जब अपने पाठ्यक्रम को समय पे पूरा करता है, ईमानदारी के साथ पूरा करता है, तो वह अपनी राष्ट्रभक्ति का ही निर्वहन कर रहा होता है। एक शिक्षक जब अपने छात्र के पाठ्यक्रम को ईमानदारी से पूरा करने के साथ ही उसको संस्कारवान बनाने का काम कर रहा है, तो याद करिए, वह अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके जो भी दायित्व निर्वहन कर रहा है, यही उसकी राष्ट्रभक्ति है। एक शासकीय कर्मचारी
जब ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है तो यही उसकी राष्ट्रभक्ति है। समय से अपनी फाइलों को, अगर कोई व्यक्ति मंच में जाकर के भारत माता की जय कहता है और अपने कार्यालय में फाइल के ढेर लगा रहा है तो इसका मतलब उससे बड़ा पाखंडी दूसरा नहीं है। वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। ऐसे ही एक चिकित्सक जब ईमानदारी के साथ अपने क्लिनिकल जॉब के लिए उन क्षेत्रों को चुनता है जो उसके लिए जरूरतमंद है, और मैं तो बार बार चिकित्सकों से इस बारे में कहता हूं, ओपीडी को अपना सीमित मत करिए। देखो, हर पेशेंट आपके लिए एक लेबोरेटरी भी है, एक इनोवेशन का एक प्लेटफॉर्म भी है। उसकी पृष्ठभूमि, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति, ये सभी कुछ काउंट करती है बीमारी के लिए भी, और आपको एक नया जानने का अवसर देती है। इसलिए आप जितने अधिक पेशेंट देखेंगे वह आपको एक नया अनुभव देगा। वो अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच उपलब्ध करवाता है। हम उस मंच का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को आरोग्यता की स्थिति में आगे बढ़ा सकते हैं, और आज उसी का परिणाम है। यह अनुभव ही हमें परिणाम की तरफ आगे बढ़ाने में मदद करता है, और उस दिशा में हमें प्रयास करना है। एनएमओ का यह कार्य उस राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है जो एक चिकित्सक के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में हमने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी पूर्वक, बिना किसी सरकार के प्रोत्साहन के, बिना किसी अन्य सहयोग के, हर व्यक्ति अपने भाव के साथ जुड़ करके, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ, सर्दी, गर्मी, बरसात, सुविधा की चिंता किए बगैर निरंतर लग करके उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। और आज उसका परिणाम है, हम जब इन 7 जनपदों में जाते हैं तो एनएमओ के बारे में लोग वहां जानकारी रख रहे हैं। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के बारे में लोग जानकारी रख रहे हैं। वहां से जुड़े हुए लोगों के साथ स्थानीय नागरिकों का उठना बैठना हुआ है। उनके बीच में जाने में जो पहले संकोच करते थे, आज वह दूरी कम हुई है, और उस दूरी को कम करने के साथ साथ अब हम केवल साथ साथ बोलेंगे नहीं, बल्कि साथ साथ चल करके विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मोदी उनका योगदान ले सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिभा है, लेकिन उनको पता नहीं था। आज आपने एक रास्ता दिखाया है, ये रास्ता उन्हें एक नई मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। और ये जो कुछ भी हम करते हैं, याद रखना, समाज में अगर एक पक्ष अस्वस्थ है, ये राष्ट्र एक शरीर है, अगर समाज में कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई समुदाय कमजोर है और हम ये मान के चलते हैं कि इसके बगैर हम विकसित हो जाएंगे, ये हमारी गलतफहमी है। हमें विकास की समग्र और समावेशी अवधारणा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर व्यक्ति का अधिकार बनता है कि उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो, और इसके लिए आज सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। हमने उसको और विस्तार देकर के तमाम अन्य वर्गों को उसके साथ जोड़ने का काम किया। जो मैंने पहले बताया, बनटांगिया है, मुसर है, कोल है, थारू है, चेरो है, गोड़ है, सहरिया है, बुक्सा है, इन सबको भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ने का काम किया है, और उस तबके को भी जोड़ने का काम किया है। अगर हमने शिक्षकों को कैशलेस प्रतिवर्ष 5 लाख की सुविधा उपलब्ध करवाई है, चाहे वह गवर्नमेंट के हों
या फिर निजी क्षेत्र के शिक्षक हों, उनको भी हम लोगों ने इस सुविधा के साथ जोड़ने का काम किया है। हमने गीता गांधी का भी उस बोझ को कुछ कम करने का काम किया है। यद्यपि CMS एक बेहतरीन संस्थान के रूप में काम कर रहा है और लखनऊ का तो यह अपने आप में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अब वो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं लखनऊ में। अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि लखनऊ अब EICT बनने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जब काम करेंगे और अच्छी सुविधा होगी। और मुझे तो अच्छा लगा कि आपकी स्वास्थ्य सेवा जब प्रारंभ हो रही थी तो हमारे परिवहन मंत्री मौजूद थे। परिवहन मंत्री समय पर उपस्थित हो जाए तो मान के चलो कि सूर्य पूरब से उग रहा है। क्योंकि उनको पूरे प्रदेश के अंदर घूमना होता है और मैं देख रहा था कि वे समय पे यहां उपस्थित हैं। अन्यथा हमें उनको कार्यक्रम देने के लिए 12 घंटे पहले का कार्यक्रम बताना पड़ता है। अगर मेरा कार्यक्रम 10 बजे है तो मैं उनको बोलता हूं मैं रात 10 बजे पहुंच रहा हूं, तो तब मैं जानता हूं सुबह 10 बजे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी यात्रा के दौरान वो समय पे थे। इसका मतलब आपके संस्कारों का और आपके प्रभाव का उन पे ज्यादा असर पड़ गया है और वह भी मैंने देखा कि बहुत अच्छा एक रहा है। ये यात्रा हमें और भी चीज़ों से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। देखिए, जब यहाँ पे एनीमिया की चर्चा हो रही थी, ट्यूबरकुलोसिस की चर्चा हो रही थी, अन्य तमाम प्रकार की उन बीमारियों के बारे में चर्चा हो रही थी, MMR और IMR को भी नियंत्रित करने, याद रखना इस स्वास्थ्य की वे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना, इसको और भी कम करना, और ये अवेयरनेस से महत्व इसको हम कर सकते हैं। वेद आज के दिन पे स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचे और उसको इसकी जानकारी हो, ये महत्वपूर्ण है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन को और इस स्वास्थ्य सेवा न्यास को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा जो एक अभियान प्रारंभ किया गया है, ये अपने आप में एक आंदोलन जरूर बनेगा, क्योंकि यह भी अभियान है और इस अभियान को आंदोलन बनाना पड़ेगा। हर चिकित्सक प्रयास करे, जिसके बारे में माननीय कृष्ण गोपाल जी बोल रहे थे। उन्होंने जो बात कही कि जब वह काशी में एक प्रांत प्रचारक के रूप में वहां पर कार्य करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो हमारा चिकित्सा संस्थान है, वहां के कुछ डॉक्टर सोनभद्र के दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के, अवकाश के दिन में जाकर के वहां पे स्वास्थ्य सेवा के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। NMO जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, दुर्गम क्षेत्रों में, यात्रा के उन क्षेत्रों में काम कर रहा है, ऐसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। साप्ताहिक अवकाश होता है, क्या यह हो सकता है कि हर चिकित्सक तय करे कि हर सप्ताह नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन, उस साप्ताहिक अवकाश के दिन पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत मैं इस प्रकार के किसी एक स्वास्थ्य सेवा के अभियान के साथ जुड़ूंगा। याद रखना, हम बीमारी की जड़ पर अगर प्रहार कर देंगे तो बीमारी पनपने ही नहीं पाएगी, और इसकी शुरुआत होती है MMR और IMR को नियंत्रित करने से। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम नियंत्रित करें, उसको हम पूरी तरह कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे। जब मां स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा तो बीमारियां न्यूनतम स्तर पर ही रह पाएंगी और उसको समय से उपचार हो जाएगा तो वह स्वस्थ रहेगा। मां और बच्चा स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, और समाज स्वस्थ है तो राष्ट्र को सशक्त होने से कोई नहीं रोक सकता है, और उसी को बनाए रखने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और यही विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी का यही विजन है, उसी अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा।